Dear student, welcome in this new lecture series of Power System 1. The topic is potential distribution and equalizing method over a string of insulators. So friends, last topic में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंसुलेटर्स क्या हैं, बेसिकली इंसुलेटर पावर सिस्टम नेटवर्क में क्या रोल प्ले करते हैं और जो ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर है उसमें इंसुलेटर का क्या पर्पज़ है एंड व्हाट आर द वेरियस मटेरियल जिसकी हेल्प से हम इंसुलेटर्स को प्रिपेयर करते हैं एंड the types of insulators which are used for the power transmission lines. So here now we are going to discuss that ki suppose if we take a one insulator string, so insulator string is what? It is a interconnection of various insulator disc, यानी कैस्केड करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका पर्पज़ होता है कि हर एक डिस्क एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज को बियर करने के लिए होता है. नाउ अगर हम इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो ऑल द इंसुलेटर डिस्क विल मेक एज ए पोटेंशियल बैरियर और क्रिएट मीन्स इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द मेन लाइव कंडक्टर एंड द क्रॉस आर्म और सारे पूरे वोल्टेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. बट इन रियल प्रैक्टिस क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द इंटायर इंसुलेटर डिस्क होता है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. सो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्ट्रिंग ऑफ अ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स, जो सस्पेंशन टाइप हमारे इंसुलेटर्स हैं उसमें हम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे एंड देन हाउ वी कैन इक्वलाइज, यानी पहले तो हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज क्या है एंड देन हाउ वी कैन इक्वलाइज इट और उसका ओवरऑल स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अ यूनिट फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल डिस्क इन अ सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर. सिंपली अगर हम सीरीज में नंबर ऑफ डिस्क को आपस में कनेक्ट कर दें इन अ सीरीज मैनर तो इस स्ट्रिंग को ही हम क्या कहेंगे, दीज आर नोन एज इंसुलेटर string. Now the insulator consists of metal fitting and the metal fitting of each unit has a capacitance relative to the metal fitting of next unit. Normally जो हमारा इंसुलेटर डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं इनमें एक मेटेलिक फिटिंग होती है जिसके जो कि बेसिकली आपस में इंटरकनेक्ट के लिए यूज़ की जाती है एंड ईच मेटेलिक फिटिंग के बीच में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है. सो द कैपेसिटेंस ड्यू टू द टू मेटल फिटिंग, यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा मेटेलिक फिटिंग है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा. ठीक है, तो दो मेटेलिक फिटिंग के बीच में हमारा इंसुलेटर डिस्क है तो इसकी वजह से जब हम इसको लाइव वायर से कनेक्ट करेंगे तो एक हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म होगा इन बिटवीन द ऑल द मेटेलिक फिटिंग. और साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो इंसुलेटर डिस्क ये मेटेलिक फिटिंग और जो क्रॉस आर्म है पास में उसके बीच में भी क्या एक तरह का कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा. ठीक है, सो द कैपेसिटेंस ड्यू टू द टू मेटल फिटिंग ऑन आइदर ऑफ द इंसुलेटर इज नोन एज म्यूचुअल कैपेसिटेंस एंड इन एडिशन द कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटल फिटिंग ऑफ ईच यूनिट एंड द अर्थ, यानी अर्थ कौन सा है, जो टावर का साइड है, तो उसके बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, these are known as shunt capacitance. And in this method the capacitance between the conductor and the metal link is neglected. कंडक्टर जहाँ पर प्लेस्ड है और जो जिस मेटल लिंक के साथ कनेक्टेड है उसके बीच में हम किसी तरह का कैपेसिटेंस नहीं कंसीडर करेंगे. नाउ ड्यू टू द शंट कैपेसिटेंस द चार्जिंग करंट इज ऑल द डिस्क ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल. अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा शंट कैपेसिटेंस यानी मेटेलिक डिस्क और जो टावर के बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है वो हमारा उसके चार्जिंग करंट अनइक्वल होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटेंस भी होगा अनइक्वल फॉर्मुलेशन होगा और उसकी वजह से अनइक्वल कैपेसिटेंस की वजह से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल होगा. सो देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट विल बी डिफरेंट. ठीक है, हर क्या डिफरेंट होगा और जो सबसे नियरेस्ट कंडक्टर के जो सबसे नियरेस्ट डिस्क होगी
दैट विल बी फेज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड जो सबसे फार अवे होगा दैट विल बी फेज द मिनिमम वोल्टेज अक्रॉस द टॉप यूनिट। तो इस तरह से हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम कंडक्टर टू टावर साइड। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वे कि आपका हर एक मेटेलिक डिस्क के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C and the shunt capacitance is represented by MC. So these are the capacitance which represents the shunt capacitance. So अगर हम इस पूरे इंसुलेटर डिस्क का देखें तो ये हमारा क्रॉस आर्म है और ये हमारा सपोर्ट हो गया टावर। तो क्रॉस आर्म के साथ आपका डिस्क इंसुलेटर हैंगिंग पोजीशन में और यहाँ पर हमारा लाइन कंडक्टर है। तो इन बिटवीन द लाइन कंडक्टर एंड द क्रॉस आर्म ये हमारा कैपेसिटेंस फॉर्मुलेट हो रहा है विथ ईच डिस्क। और ये जो पॉइंट नोड है हमारे यहाँ पर मेटेलिक डिस्क हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। सो ऑन दीज ऑल दीज पॉइंट्स PQR ये मेटेलिक डिस्क और सपोर्ट के बीच में भी कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज MC. सो लेट M is what, that is the ratio of capacitance to the ground and mutual capacitance. एक्चुअली जो इनके बीच में म्यूचुअल कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कैपेसिटेंस है इन दोनों का रेशियो है। सो द कैपेसिटेंस टू द ग्राउंड एंड द म्यूचुअल कैपेसिटेंस, द म्यूचुअल कैपेसिटेंस बिटवीन द लिंक बी द C and the shunt capacitance between the link of the earth B will be MC. So the voltage across the first unit हम अगर माने यहाँ पर कि इस फर्स्ट यूनिट पे जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट यूनिट नियर टू द क्रॉस आर्म, यानी यहाँ पर ले रहे हैं पॉइंट P. सो दैट विल बी V1 correspondingly V2 V3 V4. So the total voltage across the string is V1 plus V2 plus V3 plus V4. तो जो टोटल वोल्टेज है वो इन कैपेसिटेंस से डिवाइड हो गया V1 V2 V3 एंड V4 में एट ईच नोड, हर नोड पे आपको अलग अलग वोल्टेज आपने डिवाइड कर लिया। नाउ फॉर दिस इक्विवेलेंट सर्किट अप्लाई द KCL, अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें फॉर ईच नोड, हर एक नोड के लिए अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो लेट अस टेक फर्स्ट नोड दैट इज पॉइंट P। अगर हम पहला पॉइंट ले रहे हैं P, सो व्हाट द करंट I2, अगर हम इसके लिए KCL लिखें तो क्या होगा, I2 इज इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग क्या है I1 प्लस कैपिटल I1. सो हम लिख सकते हैं दैट इज I2 इज इक्वल टू I1 प्लस स्मॉल I1 बाई इक्वेशन नंबर 2. नाउ I1 इज व्हाट, दैट इज V2 ओमेगा C. ठीक है, हम लिख सकते हैं इम्पिडेंस क्या है ओमेगा C. तो I इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो जनरली हम लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू जेड. ठीक है, यहाँ पर Z क्या है, दैट इज ओमेगा C 1 ओमेगा C. तो I क्या हो जाएगा, दैट इज V बाई जेड और V इंटू ओमेगा C. ठीक है, अगर हम कैपेसिटिव इम्पिडेंस के लिए हम ये लिख रहे हैं इक्वेशन, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेशन हम इसको लिख सकते हैं V2 ओमेगा C इज इक्वल टू V1 ओमेगा C प्लस V1 M ओमेगा C. ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटेंस हमारा MC है. तो हम इन दोनों स्मॉल I1 करंट और इन दोनों करंट के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा. सो वेयर V2 इज इक्वल टू 1 प्लस M V1. नाउ सिमिलरली अप्लाई द KCL फॉर द पॉइंट Q. Incoming current I3, then I3 is equal to I2 plus small I2. अगेन इसका हो जाएगा एडमिटेंस ओमेगा MC और इसका आपका I2 के लिए होगा क्या आपका, दैट इज ओमेगा C. तो यहाँ पर V3 ओमेगा C इज इक्वल टू V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 M ओमेगा C. ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज I2 के लिए क्या होगा, I2 के लिए V1 प्लस V2, ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे. सो द टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस इज V1 प्लस V2 VMC. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो फाइनली यू विल गेट द वोल्टेज V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3M प्लस M स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5. तो V2 इज इक्वल टू 1 प्लस M V1, V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3M प्लस M स्क्वायर. Similarly
we can write the equation for R, I4 is equal to I3 plus I small I3 और इसको आप वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, मीन्स वोल्टेज V ओमेगा C के टर्म में आप रिप्रेजेंट करें तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू V4 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 6m प्लस 5m स्क्वायर प्लस m क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 6. So by the examination of equation 3, 5 and 6, we can say that the voltage across each unit, जो हर एक के क्रॉस जो वोल्टेज हमने V1, V2, V3 एंड V4 फाइंड आउट किया है वो इक्वल नहीं है. एंड वाई इट इज़ नॉट इक्वल? ड्यू बिकॉज ऑफ द शंट कैपेसिटेंस फॉर्म इन बिटवीन द metallic disc and metallic piece in between the insulator disc and the सपोर्ट. तो ओवरऑल हमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को यहाँ मिलता है. जैसे जैसे हम स्ट्रिंग की साइज बढ़ाते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द वोल्टेज विल इंक्रीज. सो इफ द नंबर ऑफ यूनिट इज इंक्रीज, so it is very difficult to use this formulation, means this method by using KCL. We get the voltage value of the voltage at any particular node. So there is an empirical formula which is given for evaluating the voltage at any node. So voltage at any node Vi is equal to V2 sin h in bracket 1 by 2 root m cos h bracket n minus I plus 1 by 2 root m divided by sin h n root m. पहले भी हम लोगों ने कई एम्पिरिकल फॉर्मेट डिस्कस किए हैं. पहले भी मैंने बताया कि पावर सिस्टम में बहुत कई सारे फार्मूले ऐसे हैं जो इफ द सिस्टम साइज इज लार्जर वन और द कॉम्प्लेक्स तो वी आर यूजिंग द एम्पिरिकल फार्मूला. सिमिलरली हियर फॉर इंसुलेटेड स्ट्रिंग, if you have a multiple number of disc in a insulator string and the number is large, not 2 or 3. So KCL method is a very complex one to evaluating the voltage at each and every node. तो वहाँ पर हम इस empirical formula का use करते हैं. Question number 7. Now after evaluating the voltage at each node, हमने हर node पे voltage evaluate करने के बाद now our objective is to know the overall string efficiency, यानी इस string की overall efficiency क्या है किसी भी voltage को equalize करने का. So the voltage across the unit nearer to the conductor is more than the voltage in the unit near to the support. जो सबसे बॉटम में कंडक्टर के पास है वहाँ पर आपका वोल्टेज क्या होगा, सबसे ज़्यादा है, जबकि जो डिस्क आपका सपोर्ट के पास है, क्रॉस आर्म के पास है, उसका वोल्टेज जो लेवल होगा वो कम होगा. सो दिस अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्ट्रिंग एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी. इसी को हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. द एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर. यानी अगर हमारा कोई इंसुलेटर डिस्क है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यानी टोटल वोल्टेज जो इसके क्रॉस अप्लाइड है, ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज है कंडक्टर टू सपोर्ट आर्म divided by n is the number of disc and the voltage nearer to the voltage at the unit nearer the power conductor. यानी जो फर्स्ट डिस्क है इसका वोल्टेज कितना है, यानी अगर हम इसको सपोज दिस इज टोटल V1, V2, V3 एंड देन V4, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग यानी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय n, यानी सपोज हियर 3 स्ट्रिंग इनटू V4. तो ये हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी. और द 100% string efficiency means the voltage across the each disc will be extremely same. अगर हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग की एफिशिएंसी 100% है तो इसका ये मीनिंग होगा कि जो वोल्टेज हमारा स्ट्रिंग डिस्क के क्रॉस है वो क्या है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, या कह लीजिए कि द एंटायर वोल्टेज इज इक्वलाइज्ड. लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल
तो जो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी होगी वो हमेशा लेसर देन योर 100% होगी और आपको हमें एफर्ट करने होंगे उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की, जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो हमें करना क्या होगा, अगर हम इस स्ट्रिंग की एफिशिएंसी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क शुड बी इक्वल। अब ये वोल्टेज हमारा जो वेरी कर रहा था वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था हमारे शंट कैपेसिटेंस पे, वो हमारे डिपेंड कर रहा था कैपेसिटेंस पे यानी डिस्क के कैपेसिटेंस पे, और मीन्स टोटल इन दो मेजर फैक्टर पे। तो अगर हमें इनको इक्वलाइज करना है तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, आइदर बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटेंस एट ईच एंड एवरी नोड, और या प्रॉपर सेटिंग ऑफ द कैपेसिटेंस एट इन बिटवीन द टू नोड्स। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को इक्वलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एम, हम प्रॉपर एम की वैल्यू का सिलेक्शन करें हर एक नोड के लिए जिससे कि हमारा वोल्टेज इक्वलाइज हो। सेकेंड, ग्रेडिंग ऑफ द इंसुलेटर, यानी हर एक कैपेसिटेंस, यानी यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है ये अलग अलग वैल्यू का हो, यानी C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4 मीन्स अलग अलग वैल्यू के अगर हम कैपेसिटेंस वैल्यू के या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इंसुलेटर डिस्क यूज़ करें किसी भी स्ट्रिंग में तो हम वोल्टेज इक्वलाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज द गार्ड रिंग मेथड, दैट इज़ द एडिशनल फैसिलिटी, हम एक तरह का एडिशनल फैसिलिटी क्रिएट करके ये कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एम, so it is observed that ki due because of m the your overall string efficiency is affected, or you can say that ki the voltage distribution across the string will be different, non uniform. So इस situation में from the expression of means हम कैसे कर सकते हैं कि हम higher value of voltage across the unit nearer the power conductor string efficiency less, so it can be obtained by reducing the वैल्यू ऑफ m, कुछ ऐसा हम क्रिएट करें कि हम अपने m की वैल्यू को कम करें। सो इफ m अप्रोचेस टू 0, m जितना ही कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये कैपेसिटेंस क्या होंगे, इक्वलाइज होंगे, मींस ऑल विल बी सी, और आपका वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वलाइज होगा। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्राउंड कैपेसिटेंस, the distance between the string of insulator and the steel tower is increases, or the length of the cross arm increases, यानी जो हमारा हाइट है यहाँ फ्रॉम द ग्राउंड और या फिर जो क्रॉस आर्म का डिस्टेंस है ये बहुत लार्ज हो, पर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इफ़ यू इंक्रीज द हाइट एज वेल एज द क्रॉस आर्म लेंथ तो टावर का साइज बहुत ह्यूज होगा, and then again it will be not economical, first thing. Second, मैकेनिकली जो स्ट्रेंथ है आपके टावर की वो रिड्यूस होगी, तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, या जनरली दिस मेथड इज़ अनइकोनॉमिकल मेथड टू इक्वलाइज द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। सेकेंड है ग्रेडिंग ऑफ द यूनिट। ग्रेडिंग ऑफ द यूनिट मीन्स वी विल चूज द वेरियस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर डिस्क, हर एक डिस्क के अलग अलग कैपेसिटेंस वैल्यू के इंसुलेटर डिस्क यूज़ करें, यानी हम C1, C2, C3, C4 हर डिस्क का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होगी, तो क्या होगा आपका, यानी मीन्स आप जो डिस्क या तो मटेरियल वाइज आप डिस्क डिफरेंट रखोगे या फिर आप कंस्ट्रक्शन वाइज डिस्क का जो डायमेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। सो बिकॉज द हाइएस्ट वोल्टेज इज हियर, सो द डायमेंशन ऑफ द C4 इज हाई, जो डिस्क जिसका कैपेसिटेंस C4 है उसका डायमेंशन ज़्यादा बड़ा होगा, उस करस्पॉन्डिंगली C3 का कम, C4 का कम। सो द अनइक्वल मीन्स डायमेंशन ऑफ डिस्क को हम स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर फॉर्मुलेट करें तो हम इक्वलाइज कर सकते हैं वोल्टेज का। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट अ इकोनॉमिकल प्रैक्टिस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अलग अलग डायमेंशन के इंसुलेटर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इट विल बी नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव अफेयर आपको, और
मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी टीडियस टास्क होगा, तो इसलिए हम इस मेथड को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देन थर्ड मेथड इज़ योर गार्डिंग ऑफ द यूनिट, यानी ग्रेडिंग ऑफ द यूनिट। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है हमारा वोल्टेज इक्वलाइज। तो सपोज कि all the capacitors C1, C2, C3, C4 having the different value of capacitance. So let C be the capacitance of the top unit and capacitance of other unit is C2, C3 likewise up to Cn respectively. सेम प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है जो हमने प्रीवियस केस में की थी। KCL हर पॉइंट के लिए KCL अप्लाई करना है। नाउ इफ़ यू अप्लाई द KCL एट द पॉइंट P, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे पॉइंट P के लिए, तो जो इनकमिंग करंट I2 इज इक्वल टू I1 प्लस आई स्मॉल I1। नाउ राइट द इक्वेशन, और वहाँ पर हमने वोल्टेज की वैल्यू ली थी। नाउ वी हैव टू एज्यूम दैट द वोल्टेज अक्रॉस ईच द डिस्क इज सेम, हर एक के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो हमने V को कॉमन किया है बट कैपेसिटेंस आर डिफरेंट, तो C2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस MC। सिमिलरली इसी तरह KCL हम अप्लाई करें Q के लिए, तो C3 के लिए हमें इक्वेशन मिलेगा रिलेशन बिटवीन C3, C2 एंड C। C3 हो जाएगा 1 प्लस 3MC। सिमिलरली R के लिए करें तो R4 के लिए C4 हो जाएगा 1 प्लस 6MC। सो सिमिलरली द कैपेसिटेंस ऑफ n प्लस 1 के लिए हो जाएगा Cn प्लस NMC। तो अगर हमारा M मिनिमाइज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इक्वलाइज कि हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें कैपेसिटेंस अलग अलग लेने पड़ेंगे, यानी डिफरेंट वैल्यू के इंसुलेटर डिस्क लेने होंगे। लास्ट है हमारा गार्ड रिंग मेथड और द स्टैटिक शील्डिंग। स्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि हम एक सिंपल स्ट्रिंग के क्रॉस कंडक्टर के थ्रू एक इस तरह का कंडक्टर सपोर्ट के बीच में कनेक्ट करते हैं, यानी जो हमारा क्रॉस आर्म है, जो हमारा क्रॉस आर्म है और जो हमारा कंडक्टर है, इसके बीच में हम एक तरह का मेटेलिक इस तरह का स्ट्रक्चर कनेक्ट कर देते हैं सपोर्ट के इंसुलेटर के थ्रू, मीन्स लाइक दिस। और ये हमारा इंसुलेटर डिस्क होगा और यहाँ पर टावर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपको डुअल कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा। वन कैपेसिटेंस इन बिटवीन द मेटेलिक आर्म, क्रॉस आर्म, दूसरा आपका सपोर्ट के बीच में होगा एंड मेन कैपेसिटेंस इज इंसुलेटर डिस्क। तो ऐसी सिचुएशन में ऑल डिस्क कैपेसिटेंस विल बी सेम। एंड अगेन इफ यू अप्लाई द KCL अप्लाई करके अगर हम देखें तो व्हाट एट पॉइंट P मीन्स हम करंट सब में सेम मान रहे हैं, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 एंड I4, I1 डैश इज I, ये दो हम कंडीशन ले रहे हैं। तो C1 इज इक्वल टू MC बाई 3, देन Q के लिए C2 इज इक्वल टू MC, R के लिए C3 होगा 3MC। तो सिमिलरली वी हैव यूजिंग द kth यूनिट, सो द टोटल कैपेसिटेंस Cn इज इक्वल टू n अपॉन k माइनस n MC। तो आप देख सकते हो कि हाउ द कैपेसिटेंस आर वेरिंग, मीन्स कैपेसिटेंस जो हमारा डिफरेंट मिल रहा है वो क्या है, और अलग अलग वैल्यू पे ये जो कैपेसिटेंस फॉर्म होंगी उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, और इसकी हेल्प से हम किन कैपेसिटेंस की वैल्यू पे हम वोल्टेज को इक्वलाइज कर सकते हैं। सो गार्ड रिंग और स्टैटिक शील्डिंग क्या है इन प्रैक्टिस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी इंसुलेटर स्ट्रिंग। तो गार्ड रिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर इम्प्रूविंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी एंड इक्वलाइजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द इंटायर स्ट्रिंग। आप फिगर में देख सकते हो कि ये हमारा टावर सपोर्ट है और इस टावर सपोर्ट के साथ एक क्रॉस आर्म कनेक्ट है जहाँ पर हमारे लाइव वायर कनेक्ट होते हैं, एंड इन बिटवीन दिस वी आर कनेक्टिंग अ गार्ड रिंग हियर। तो ये आर्किंग हॉर्न के फॉर्म में हम इस तरह का यूज़ करते हैं, और ये शॉक डैम्पर हो गया, ठीक है। तो इंसुलेटर डिस्क के दोनों तरफ आर्किंग हॉर्न इस तरह से यूज़ करते हैं, तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस इन बिटवीन दैट पाथ, जो इंसुलेटर डिस्क है हमारा, यहाँ पर ये कैपेसिटेंस हम फॉर्म करते हैं इसके बीच में, और वी विल गेट द इक्वलाइज द वोल्टेज अक्रॉस द दिस।
देन आर्किंग हॉर्न मीन्स दैट अगर आप फिगर में देखें तो ये हमारा सस्पेंशन टाइप डिस्क इंसुलेटर है। आप देखें सारे डिस्क आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड बॉटम मोस्ट इज द लाइन कंडक्टर। तो वी आर यूजिंग अ आर्किंग हॉर्न हियर लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जिसका पर्पज़ ये होता है कि इंसुलेटर के आउटसाइड से एक हमको लीकेज करंट जो हमारा फ्लैश ओवर की होने के जो केसेस हैं ड्यू बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर, उसकी वजह से उसके लिए एक पाथ मीन्स एक पाथ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक आर्किंग ऑन क्रिएट किया जाता है। इन बिटवीन दीज टू आर्किंग ऑन क्या होगा, स्पार्क होगा या फ्लैश ओवर होगा, तो इससे हमारे डिस्क सेफली प्रोक्योर हो जाते हैं। सो आर्किंग ऑन का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि फ्लैश ओवर के केस में जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रही है जिससे हमारा इंसुलेटर डैमेज हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्किंग ऑन का यूज़ करते हैं। सो दे आर अरेंज इन अ सच ए वे दैट द आर्क इज टेकन बाय द इलेक्ट्रोड एंड हेल्ड एट अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्सलिन or to prevent the damage against the heat, and second application of these devices lower the flashover voltage of the insulator. So, this is the overall thing related to your arcing horn. What are the causes of failure of insulators? तो इंसुलेटर्स के फेल्यूर के जो मेजर रीज़न है वो है मैकेनिकल स्ट्रेस, क्रैकिंग, पोरोसिटी, पंचर एंड फ्लैश ओवर, पंच एंड शॉर्ट सर्किट। सो दीज आर द 5 मेजर रीज़न जिसकी वजह से आपका इंसुलेटर फेलियर होता है। और अगर हम बात करें टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, तो टेस्टिंग जनरली इंसुलेटर्स बिफोर इंस्टॉलिंग द इंसुलेटर स्ट्रिंग और इंसुलेटर्स इन ऑन द ट्रांसमिशन टावर हमें ये 3 तरह के टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, यानी फ्लैश ओवर टेस्ट, तो ये एक डेडिकेटेड हाई वोल्टेज लेबोरेटरी में ही परफॉर्म किए जाते हैं। फ्लैश ओवर टेस्ट ऑन द स्ट्रिंग, देन परफॉर्मेंस टेस्ट यानी हम उसका परफॉर्मेंस यानी वही स्ट्रिंग एफिशिएंसी इवेलुएट करते हैं, एंड द रूटीन टेस्ट मीन्स लाइक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, विंड प्रेशर, यानी एक तरह से आप कह लीजिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज वेल एज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दोनों को हम रूटीन टेस्टिंग के थ्रू हम इवेलुएट करते हैं या मेज़र करते हैं। सो दीज आर द सम बुक्स which is referred for this lecture. Thank you.